नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सच में। अरे वाह, आज तो मतलब शुरुआत करने से पहले एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। सच में संडे रीड्स को आप सबने जो प्यार दिया है, इतने प्यारे प्यारे मैसेज, कॉल्स, कमेंट्स, हाँ, हम सच में अभिभूत हैं। बिल्कुल। हम तो बस हर रविवार कुछ अच्छे विचार साझा कर रहे थे, लेकिन आप लोगों ने तो उसे एक उत्सव बना दिया है। खास तौर पे विशाल सरकार जी, प्रवालिका जी और दिनेश जी, आपके संदेशों ने हमें इतना प्रोत्साहित किया है, इतनी खुशी दी है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दिल से कामना करते हैं कि आपके जीवन में भी ऐसी ही खुशियां और सकारात्मकता हमेशा बनी रहे। सच में। आप लोगों का यही प्यार हमारी असली ताकत है। तो चलिए इसी खुशी और ऊर्जा के साथ आज की चर्चा शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल। आज हमारे पास एक ऐसा विषय है जिसे हम सब जानते हैं, या? यूं कहें कि हमें लगता है कि हम जानते हैं। हम्म। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मशहूर कविता द रोड नॉट टेकन। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि इसका असली मतलब वो नहीं है जो हमें स्कूलों में सिखाया गया है। ये एक दिलचस्प सवाल है। हमारे आज के सोर्स कुछ ऐसी ही पढ़ते खोलने वाले हैं। वो इस कविता को सिर्फ बहादुरी और अलग रास्ता चुनने की कहानी नहीं मानते। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि ये कविता इंसान के मन में चलने वाले द्वंद्व, पछतावे और अपनी कहानियों को गढ़ने की कला के बारे में ज्यादा है। आज का हमारा मकसद ये समझना है कि हम अपनी जिंदगी का रास्ता सिर्फ चुनते नहीं, बल्कि चुनने के बाद उसकी कहानी बनाते कैसे हैं। वाह। तो चलिए शुरुआत उसी जानी पहचानी तस्वीर से करते हैं। एक यात्री है, पतझड़ के एक पीले जंगल में खड़ा है और उसके सामने दो रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। वो दुविधा में है क्योंकि वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं चल सकता। कविता कहती है, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। ये भावना कितनी आम है ना। बहुत ज्यादा। करियर का चुनाव हो या जीवन साथी का, हमेशा एक क्या होता अगर का सवाल वो मन में रह ही जाता है। हाँ, और यहीं से कहानी दिलचस्प होनी शुरू होती है। यात्री एक रास्ते को दूर तक देखता है, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। मतलब जहां तक उसकी नजर जाती है, वो समझने की कोशिश करता है कि ये रास्ता उसे कहाँ ले जाएगा। हमारे सोर्स इसे विश्लेषण का पक्षाघात या एनालिसिस पैरालिसिस से जोड़ते हैं। अच्छा। हम किसी भी बड़े फैसले से पहले इतने सारे प्रोज और कॉन सोच लेते हैं कि हम वहीं खड़े रह जाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे कोई कॉर्पोरेट नौकरी में है और अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। हाँ हाँ, वो महीनों तक मार्केट रिसर्च करेगा, फंडिंग के बारे में सोचेगा, 100 बार बिजनेस प्लान बनाएगा। वो उस रास्ते को दूर तक देखने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन असल में जंगल की तरह ही जिंदगी में भी हम एक मोड़ से आगे नहीं देख सकते। ठीक कहा। अब आता है कविता का वो हिस्सा जहां सब कुछ बदल जाता है। यात्री कहता है कि उसने दूसरा रास्ता चुना, जस्ट एज फेयर, यानी वो भी उतना ही अच्छा था, लेकिन शायद बेहतर था क्योंकि इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, यानी उस पर घास थी और वो इस्तेमाल नहीं हुआ था। यहीं से वो कम चला हुआ रास्ता चुनने वाली हीरो वाली भावना आती है। हाँ, यही वो लाइन है जिसे टी-शर्ट्स और मोटिवेशनल पोस्टर्स पर छापा जाता है। बिल्कुल। कि भीड़ से अलग चलो, अपना रास्ता खुद बनाओ। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कौन सा? अगली ही कुछ लाइनों में कवि कहता है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। यानी असल में दोनों रास्तों पर लगभग बराबर ही लोग चले थे। ये क्या है? पहले कहा रास्ता कम चला हुआ था, फिर कहा दोनों एक जैसे से। ये एक बेहतरीन पॉइंट है और यहीं पर हमारे सोर्स एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत सामने रखते हैं जिसे पोस्ट चॉइस रैशनलाइजेशन या चुनाव के बाद का तर्क कहते हैं। चुनाव के बाद का तर्क? जी, इसका मतलब है कि एक बार जब हम कोई फैसला ले लेते हैं तो हम अपने दिमाग में उस फैसले को सही ठहराने के लिए एक कहानी गढ़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा। हो सकता है कि असल में दोनों रास्ते एक जैसे ही थे, दोनों में अपनी अपनी चुनौतियां और अपने अपने मौके थे, लेकिन सालों बाद जब वो यात्री अपनी कहानी सुना रहा है तो वो अपने चुनाव को ज्यादा वीर, ज्यादा खास बनाना चाहता है। तो मतलब कवि ने एक रास्ता चुना और फिर उसके बारे में एक शानदार कहानी बना ली। हाँ, ये तो हर उस दोस्त की तरह लगता है जो अपने खराब करियर चॉइस को एक सीखने का अनुभव बताता है। बिल्कुल। अरे मैंने वो नौकरी छोड़ी नहीं थी, मैंने तो अपने पैशन को फॉलो करने का साहसी कदम उठाया था। अच्छा, हंसते हुए आप इसे मजाक में कह रहे हैं, लेकिन ये इंसान के सर्वाइवल का एक बहुत जरूरी मैकेनिज्म है। अच्छा।
हाँ, अगर हम हर वक्त अपने छोड़े हुए रास्ते के बारे में सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने फैसलों को एक मतलब देते हैं। वो स्टार्टअप वाला उदाहरण ही ले लीजिए। मान लीजिए स्टार्टअप फेल हो गया। ठीक है। अब उस इंसान के पास दो कहानियां हैं। पहली, मैंने एक सुरक्षित नौकरी छोड़कर बेवकूफ़ी की। दूसरी, मैंने जोखिम उठाया, मैंने कुछ नया करने की हिम्मत की और उस अनुभव ने मुझे जो सिखाया वो मुझे कोई नौकरी नहीं सिखा सकती थी। और यात्री ने दूसरी कहानी चुनी। बिल्कुल। वाह, ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। तो कविता की वो अमर पंक्तियां, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, ये एक सच्चाई का बयान कम और एक व्यक्तिगत कहानी का निर्माण ज्यादा है। सही पकड़ा आपने। फर्क शायद रास्ते में नहीं था, बल्कि उस रास्ते को चुनने और फिर उस चुनाव के साथ जीने की क्रिया में था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो फर्क उस चुनाव को दिए गए अर्थ में था। उस चुनाव ने यात्री को अपनी कहानी का लेखक बना दिया। अपनी कहानी का लेखक? जी, हमारे सोर्स भी यही कहते हैं कि हमारी पहचान इस बात से नहीं बनती कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इस बात से बनती है कि हम जो होता है उसे क्या मतलब देते हैं। वाह। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि स्टार्टअप सफल हुआ या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने साहस दिखाने और अपने मूल्यों पर खड़े होने की कहानी को चुना। तो ये तो एक बड़े जीवन बदलने वाले फैसले की बात। लेकिन कविता तो एक ही मोड़ की बात करती है, जबकि हम तो हर दिन हर घंटे किसी न किसी दौराहे पर खड़े होते हैं। बिल्कुल। इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या मतलब है? जैसे कि हमारे सोर्स कहते हैं, हम रोज छोटे बड़े फैसले लेते हैं। हाँ। और यहीं पर एक दूसरा दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसके बारे में हमारे सोर्स बात करते हैं, डिसीजन फटीग। डिसीजन फटीग मतलब निर्णय की थकान। अंत कहता है कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता एक मांसपेशी की तरह है। अच्छा। आप इसे जितना इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही थक जाएगी। सुबह उठकर ये सोचने से कि नाश्ते में क्या खाएं, ऑफिस के लिए क्या पहने, कौन से ईमेल का पहले जवाब दें, रात तक हमारी ये मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। और फिर जब कोई जरूरी फैसला लेने का वक्त आता है, जैसे कि अपने पार्टनर के साथ किसी गंभीर मुद्दे पे बात करनी है, तो हमारे पास मानसिक ऊर्जा ही नहीं बचती। तब हम सबसे आसान रास्ता चुनते हैं, अरे छोड़ो कल बात करेंगे। और वो कल कभी नहीं आता। बिल्कुल। सोर्स इस पर जोर देते हैं कि जो लोग अपने जीवन में बड़े और अच्छे फैसले ले पाते हैं वो अक्सर अपने दिन के छोटे छोटे फैसलों को ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट कैसे? स्टीव जॉब्स या मार्क ज़करबर्ग का हर रोज एक जैसी टी शर्ट पहनना सिर्फ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं था। ये अपनी डिसीजन मेकिंग ऊर्जा को बचाने का एक तरीका था। वो अपनी कीमती मानसिक ऊर्जा इस पर खर्च नहीं करना चाहते थे कि आज क्या पहनना है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। मतलब अगर हमें अपने जीवन के बड़े कम चले हुए रास्तों को चुनने के लिए हिम्मत और साफ सोच चाहिए, तो हमें छोटे छोटे रास्तों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद करना होगा। बिल्कुल। ये मुझे एक कपल की कहानी की याद दिलाता है जिनके बारे में सोल्स में चर्चा है। बताइए। उन्होंने बच्चे को गोद लेने का फैसला किया। समाज और परिवार की उम्मीदों का एक सीधा, ज्यादा चला हुआ रास्ता था, लेकिन उन्होंने वो रास्ता चुना जो उनके दिल को सही लगा। और जाहिर है वो रास्ता आसान नहीं रहा होगा। नहीं। उसमें अनगिनत छोटे बड़े फैसले शामिल होंगे, कानूनी प्रक्रिया, बच्चे की परवरिश, लोगों के सवालों के जवाब देना। अगर वो अपनी डिसीजन फटीग को मैनेज नहीं करते तो शायद वो उस मुश्किल रास्ते पर चल ही नहीं पाते। सही बात है। सोर्स इस बात पर जोर देता है कि हमें हमेशा ये नहीं पता होता कि हमारा चुनाव सही है या नहीं, लेकिन ईमानदारी और इरादे के साथ आगे बढ़ना ही असली यात्रा है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि इरादे या नियत के साथ चुनाव करने का क्या मतलब है। इरादे की बात, ये मुझे सोर्स के सबसे शक्तिशाली विचार की ओर ले जाता है। सबसे सुरक्षित रास्ता चुनना जरूरी नहीं, बल्कि वो रास्ता चुनना जरूरी है जो हमें हमारे बेहतर रूप तक ले जाए। वाह, ये है पूरी बातचीत का सार। ये क्लाइमैक्स है। बात सुरक्षा या आराम की नहीं, बल्कि खुद के प्रति सच्चे रहने और विकास की है। ये चुनना कि हम कौन बनना चाहते हैं। हाँ। हर बार जब हम मुश्किल बातचीत को टालने की बजाय उसे चुनते हैं, हर बार जब हम आलस को छोड़कर मेहनत को चुनते हैं, हर बार जब हम डर को छोड़कर साहस को चुनते हैं, हम असल में उस इंसान को चुन रहे होते हैं जो हम बनना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सिर्फ परिणाम के बारे में नहीं है, ये प्रक्रिया के बारे में है। जी, ये उस चरित्र के निर्माण के बारे में है जो उन चुनावों से बनता है। जब कोई सालों की मेहनत के बाद सिविल सर्विस की परीक्षा पास करता है तो उसे सिर्फ नौकरी नहीं मिलती, वो इंसान भी बदल जाता है। हाँ, बिल्कुल। उसका अनुशासन, उसका धैर्य, उसका ज्ञान, ये सब उस कम चले हुए रास्ते पर चलने का इनाम है। चाहे परिणाम कुछ भी होता,
तो आज की बातचीत में हमने एक जंगल में भटके यात्री से सफर शुरू किया हाँ। और ये समझा कि हम सब अपनी अपनी कहानी के लेखक हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता शायद एक साहसी चुनाव के बारे में कम और उस चुनाव को एक साहसी कहानी बनाने के बारे में ज्यादा है। सही है। ये इस बारे में नहीं है कि क्या सही था या क्या गलत, बल्कि इस बारे में है कि हमारे चुनाव हमें कौन बनाते हैं। और एक दिलचस्प बात, हाँ, कविता का नाम है द रोड नॉट टेकन, मतलब वो रास्ता जो नहीं लिया गया। हाँ, लेकिन पूरी कविता उस रास्ते के बारे में है जो लिया गया। अरे हाँ, ये शीर्षक अपने आप में एक संकेत है। शायद ये दिखाता है कि हम अक्सर अपनी जिंदगी को उन रास्तों के संदर्भ में देखते हैं जिन्हें हमने छोड़ दिया। वो नौकरी जो हमने नहीं ली, वो रिश्ता जो हमने तोड़ दिया, वो शहर जिसमें हम नहीं बसे। हम हमेशा उस दूसरे रास्ते के बारे में सोचते रहते हैं। सही कहा। ये श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, आपके जीवन की कहानी कौन से चुने हुए और कौन से छोड़े हुए रास्तों से बनी है, और क्या आप अपनी कहानी के नायक हैं? क्या गहरा विचार है। और अगर ऐसी विचार आपको सोचने और जीवन को समझने में मदद करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल संडे रीड से जरूर जुड़ें, जहां हर रविवार जीवन को बदल देने वाले ऐसी विचार साझा किए जाते हैं। जी जरूर जुड़ें। और इस तरह की और भी गहरी बातचीत सुनने के लिए हार्ट सिद्धि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, हमें कमेंट करके बताइए कि आज की बातचीत में आपको सबसे अच्छा क्या लगा और आप आगे किन विषयों पर चर्चा सुनना चाहेंगे। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगली बार तक अपने रास्तों को साहस के साथ चुनते रहिए और उससे भी ज्यादा साहस के साथ अपनी कहानी लिखते रहिए।